इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस का बायोलॉजी पार्ट से चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में। चैप्टर 5 की टोटल 2 वीडियोस होंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 है, इसमें हम चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और जो पार्ट 2 होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पार्ट 2 में हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या एक्स्ट्रा थिंग्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर शुरू करने से यानी कि पार्ट 1 शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जो भी इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन और नोट्स हैं दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसे कहा जाता है सेल, ठीक है। सेल जो है ये बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। कोई भी लिविंग थिंग है वो सभी सेल्स से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सेल वर्ड आया कहां से, सबसे पहले इसको किसने देखा, किस तरह से देखा, इन सब के बारे में देखते हैं। सो इसमें लिखा है In 1665, Robert Hooke examined the thin slice of cork through self-designed microscope. 1665 में रॉबर्ट हुक जो है वो एक स्लाइस लेते हैं, ठीक है। कोर्क होता है पेड़ की छाल, पेड़ की जो छाल होती है उससे एक पतली सी स्लाइस जो है वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, ठीक है। उनका माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह का था, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप से वो एक कोर्क को देखते हैं, कोर्क को यहां पर रखा गया, ठीक है। और जब यहां आईपीस यहां पर है, यहां से उन्होंने देखा इस कोर्क को तो वो कुछ इस तरह का दिखाई दिया, ठीक है। ये बड़ा कर देता है, जूम कर देता है किसी भी चीज को, तो वो जो स्लाइस थी, कोर्क थी, वो कुछ इस तरह की दिखाई दी, ठीक है। इसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, ठीक है। ये किस तरह की दिखाई दी थी, इट लुक लाइक हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। ये बिल्कुल इस तरह की दिखाई दी थी जैसे हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो घर होता है, उस तरह की दिखाई दी थी। इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, छोटे छोटे इसमें छेद बने हुए थे, ठीक है। और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, इसी को रॉबर्ट हुक ने कहा था सेल। सेल का मतलब क्या होता है, अ लिटिल रूम, ठीक है। सेल जो है ये आई थिंक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, ठीक है, एक छोटा सा कमरा। तो ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं इन्हीं को कहा गया सेल, ठीक है। आगे है इसमें All living things are composed of cell. It is the basic unit of life. सभी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। ये जो एक आपको छोटा सा ब्लैक नजर आ रहा है, ब्लैक सा, ठीक है, ये क्या है, एक सेल। सभी लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं वो इन्हीं सेल्स से, इसी तरह के सेल्स से बने हैं। ये जो भी लाइफ है, जो भी लिविंग थिंग है उनकी बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो इसी के बारे में सारा जो भी डिटेल है वो पढ़ते हैं। पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ा कि सभी लिविंग थिंग्स जो है वो सेल्स से ही बने हैं। तो प्लांट्स किस तरह के सेल्स से बने हैं ये देख लेते हैं। तो यहां पर है सेल ऑफ एन ओनियन या फिर प्लांट पील। ओनियन या फिर प्लांट्स जिन सेल से बने हैं उनकी पील से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ओनियन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर ओनियन लेंगे, सबसे पहले हम उसकी स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड बनाने का प्रोसेस जो एनसीईआरटी एक्टिविटी नंबर 5.1 में दिया गया है, जल्दी से मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। ओनियन लेंगे, ओनियन से एक पतली सी परत निकालेंगे, ठीक है। पील करेंगे उसे, उसकी बिल्कुल एक पतली सी परत निकालेंगे जो बिल्कुल पॉलीथिन टाइप होती है, ठीक है। उसमें सैफरनीन डालेंगे। सैफरनीन जो है ये ब्लू या फिर वॉयलेट कलर का होता है जो उसे कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जो भी पील निकाली है उसको कट कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से साइज का, और एक कांच का टुकड़ा होता है इस तरह का स्लाइड जिसे माइक्रोस्कोप के साथ मिलता है, ठीक है। तो इसे उस जो भी ओनियन पील है उसे यहां पर रख दिया जाएगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये ओनियन पील यहां पर रख दी गई है सैफरनीन डालने के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, एक बिल्कुल इसी तरह का रेक्टेंगुलर पीस होगा ग्लास का, इसके ऊपर ढक दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। तो माइक्रोस्कोप जो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उससे ये बिल्कुल इस तरह का दिखाई देगा। ये फिगर दिख रहा है आपको, बिल्कुल ये इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है ये एक सेल है, ठीक है। ये एक कंपार्टमेंट जो है ये एक सेल है, इसी तरह से ये एक सेल है, एक एक सेल्स यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी सेल्स के अंदर आपको एक ब्लैक डॉट सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, डार्क कलर में। इसको कहा जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। जो ये डार्क कलर का है इसे कहा जाएगा न्यूक्लियस। और डार्क के अलावा जो ये ब्लू ब्लू खाली जगह दिख रही है, यहां पर होता है एक लिक्विड जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है।
ये तो दिखेगा आपको ओनियन का, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। अगर हम किसी प्लांट लीव यानी कि पौधे की कोई पत्ती से हम निकालें, पील करें, उसके ऊपर से एक पतली सी परत निकालें और उसे माइक्रोस्कोप से देखें स्लाइड बनाकर, तो वो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसे ये आपको दिख रहा है इस तरह का। ठीक है, ये प्लांट का बिल्कुल सिमिलर होगा ये। इसमें क्या है, यहां पर जो एक सेल है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है ये भी और ये भी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसके बीच में जो ये गोल गोल दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, यहां पर न्यूक्लियस है। ठीक है, इसी तरह से जो यहां पर खाली जगह दिखाई दे रही है आपको, ये है यहां पर साइटोप्लाज्म, एक लिक्विड सा होता है ये। ठीक है, और जो ये बाउंड्री दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी ये आउटर बाउंड्री है, इसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया प्लांट सेल का। ठीक है, अब इन दोनों एक्टिविटीज से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी प्लांट्स हैं वो सभी सेल्स से ही बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ह्यूमन सेल के बारे में। अब देखते हैं ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल सेल्स के बारे में। ठीक है, सो यहां पर है वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में एक तरह के सेल्स नहीं होते हैं, ये कई तरह के सेल्स से ह्यूमन बॉडी बनी होती है। तो उन सभी सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर जो ये फर्स्ट फिगर आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर के, ये डोनट्स टाइप, ये हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है इसी तरह के सेल्स से ही बना होता है। इसी तरह यहां पर ये सेल जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है बोन सेल्स, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो इसी तरह के बहुत सारे सेल्स से ही बनी होती है। आगे है मसल सेल्स। मसल सेल्स जो हैं, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है वो इन्हीं के कारण होती है, मसल सेल्स की वजह से ही होती है। तो ये मसल सेल्स होते हैं, ये सिकुड़ते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिटार्डेशन, ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी मूवमेंट होती है। ये मसल सेल्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, आगे है इसमें ओव्यूम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ठीक है, इसी तरह से फैट सेल जो हमारी बॉडी में फैट होता है वो इसी तरह के सेल्स का बना होता है। ठीक है, ये है फैट सेल। लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, उन्हीं में से है फैट सेल। ये है स्पर्म, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर है न्यूरॉन सेल। ये न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन सेल जो है ये मैसेज कैरी करता है। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज सेंड होता है वो न्यूरॉन सेल के द्वारा ही होता है। तो ये सभी प्रकार के इन सभी सेल्स से ही ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं किस किस टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग थिंग्स। ठीक है, और इसको क्लासिफाई करेंगे हम किस बेसिस पर, नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि जो सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग है उसे क्या कहा जाएगा, और जो ज्यादा सेल से बने हुए हैं उन्हें क्या कहा जाएगा। तो हमारे सामने है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग थिंग, और किस बेसिस पर है ये, नंबर ऑफ सेल्स पर। ठीक है, यानी कि कितने सेल से वो बने हुए हैं। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। इट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ऑल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल एंड इट्स लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। यूनि का मतलब ही होता है सिंगल। ठीक है, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हैं उन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सभी फंक्शंस यानी कि सभी काम जो होते हैं किसी भी बॉडी के, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो भी काम होते हैं वो सिंगल सेल ही अकेला करता है। और जो सिंगल सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनका लाइफ स्पैन यानी कि इनकी लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट होती है, यानी कि बहुत कम लाइफ होती है इनकी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो इसमें आ जाएगा अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। अमीबा किस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का कुछ होता है और इसमें एक सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सो अमीबा की क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है और पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, यानी कि ये तीनों क्या है, एक एक सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो है एग। ठीक है, एग जो है वो एक सिंगल सेल है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अंडा, ठीक है, जिसे अंडा कहते हैं हिंदी में, तो अंडा एक सिंगल सेल, एक सेल से ही बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी यानी कि ज्यादा। ठीक है,
तो ज्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कहा जाएगा मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल्स से जो बने हुए हैं, ठीक है। सो इसके बारे में देखते हैं। इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग। ये लार्ज नंबर ऑफ सेल से बने होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सेल्स से बने होते हैं, और अलग अलग सेल्स का काम क्या होता है, मतलब अलग अलग सेल्स जो है वो अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे पीछे वाले पेज पर हमने ह्यूमन सेल्स के बारे में पढ़ा था, बोन सेल होता है, न्यूरॉन सेल होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, इसी तरह बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो वो सभी अलग अलग टाइप्स के सेल जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग, और इनकी जो लाइफ स्पैन है यानी कि इनकी जो लाइफ है वो ज्यादा होती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। सो ये हो जाएगा ह्यूमन यानी कि आप हो गए, मैं हो गया, या कोई भी। इसी तरह से ट्रीज जो है वो भी मल्टी सेलुलर है, या फिर कोई भी एनिमल्स हैं वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में हमारा, व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। सेल जो है वो किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और क्या काम होता है सेल्स का, ठीक है। सो इसमें दिया है हमें, एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शंस। जो सभी अकेला कोई भी सेल है वो बेसिक फंक्शंस करता है, ठीक है। हर एक सेल जो है वो बेसिक फंक्शंस करता है, जैसे लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और भी बहुत सारे, ठीक है। सेल हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। प्लांट सेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसी तरह से जो एनिमल सेल हैं वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसी तरह से डाइजेशन करता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उन्हें इजी फूड में कन्वर्ट करता है और एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं सेल के, ठीक है, जो चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं सेल किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो यहां पर दिया गया है 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल। जो भी, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, उसमें तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। सो उसमें पहला है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। मेम्ब्रेन यानी कि जो आउटर कवर होता है, ठीक है। ये मान लीजिए, मतलब ये क्या है, एक प्लांट सेल है, ओनियन पील है, तो जो ये आउटर बाउंड्री आपको दिख रही है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये तो हो गया प्लांट का। इसी तरह से जो ह्यूमन सेल होता है यानी कि एनिमल सेल होता है, उसके भी बाहर वाली ये आउटर बाउंड्री जो दिख रही है आपको थोड़ा सा डार्क कलर में, ग्रीन में, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर लेयर होती है ये किसी भी सेल की, ठीक है। हर एक सेल की आउटर लेयर, यहां पर आप देख सकते हैं प्लांट सेल में भी आउटर लेयर है, और जो एनिमल सेल है उसमें भी आउटर लेयर है, उसे कहा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड कंपोनेंट होता है सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में मैं बता चुका हूं, जो ये डार्क कलर का डॉट होता है सभी सेल्स में होता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया प्लांट में। इसी तरह से ये आ गया, ये डार्क कलर का जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये है एनिमल सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। थर्ड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो ये खाली जगह होती है, इसमें एक जेली टाइप लिक्विड होता है, ठीक है। जेली टाइप लिक्विड होता है जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसी तरह से जो ये ओनियन पील है, ठीक है, सॉरी ओनियन की स्लाइड है, ओनियन सेल है, इसमें भी जो ये ब्लू खाली जगह दिखाई दे रही है, यहां पर भी क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब जो ये 3 कंपोनेंट है सेल के, ये किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट पेजेस पर। सबसे पहले पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल के फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सेल का फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, या फिर प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये जो है बाउंड्री होती है, ठीक है, सभी सेल्स की ये बाउंड्री होती है, जो कि जो साइटोप्लाज्म होता है, जेली टाइप ये लिक्विड होता है, इसको सराउंडिंग से, बाहरी वातावरण से बचाए रखता है, ठीक है। आगे है प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये दोनों में, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स से बना होता है। नेक्स्ट है, इट इज सेलेक्टिवली प्रीमिएबल इन नेचर। इट अलो सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो है सेलेक्टिवली प्रीमिएबल होता है नेचर में। अब सेलेक्टिवली प्रीमिएबल का मतलब क्या होगा, जो भी ये आउटर लेयर है ये सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देता है
कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही, जैसे गैसेज हो गई, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ठीक है। अगर प्लांट सेल होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर आएगी। एनिमल सेल में बिल्कुल इसका उल्टा होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें से बाहर आएगी, ठीक है। तो ये कुछ सेलेक्टिव चीजें, वाटर को भी ये अंदर और बाहर जाने देता है, सेलेक्टिव चीजों को ये अंदर जाने देता है। ऐसा नहीं है कि सभी चीजें अंदर जा सकती हैं या सभी चीजें बाहर आ सकती हैं, ठीक है। इसको कहा जाएगा सेलेक्टिवली प्रीमिएबल इन नेचर, ठीक है। आगे है इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ये फोल्ड भी हो सकता है, ब्रोक भी हो सकता है और रीयूनाइटेड यानी कि अपने आप ही वापस जुड़ भी सकता है, ठीक है। पीछे हमने एक पॉइंट पढ़ा था, कहा था कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली प्रीमिएबल होता है, यानी कि कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर जाने देता है और सेलेक्टिव चीजों को ही बाहर आने देता है। तो ये किस तरह से कोई भी सब्सटेंस है वो अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं उसके बारे में देखते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें से कोई भी सब्सटेंस है उसकी मूवमेंट किस तरह से होती है। दो तरह से होती है, एक तो होता है डिफ्यूजन और एक होता है ओस्मोसिस। डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। ये अचानक से हुआ मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, जिनको ये आउटर लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है, ठीक है, वो उनकी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में। यानी कि हमेशा क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट होगी किसी भी सब्सटेंस की। समझते हैं इसे। मान लीजिए यहां पर देखो, यहां पर दिया गया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो ये सेल मेम्ब्रेन है या फिर इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इधर से उधर दोनों साइड, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकती हैं। अब अंदर कब जाएगी और बाहर कब आएगी ये भी देखना होगा। तो मान लीजिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। तो हमेशा क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन जो बाहर हाई कंसंट्रेशन है तो ये जाएगी अंदर की तरफ, ठीक है। हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी कि बाहर से अंदर जाएगी। अगर अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता, बाहर कम होता, तो अंदर से बाहर आएगी, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन है इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है गैसेस जो भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हैं इनको अलाउ करता है अंदर और बाहर इसमें से क्रॉस करने के लिए, ठीक है। इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे रोम छिद्र जिसे हम कहेंगे, ठीक है। आगे है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ओस्मोसिस। जिस तरह से डिफ्यूजन में गैसेस जाती हैं, ठीक है, ओस्मोसिस में क्या होता है, वाटर की मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये जो आउटर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें से वाटर हाई कंसंट्रेशन से, जो ये है कंसंट्रेशन रीजन वाला कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। हाई कंसंट्रेशन, अगर वाटर का हाई कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो अंदर जाएगा वाटर, अगर अंदर ज्यादा है तो बाहर आएगा। हमेशा क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो गैसेस हो चाहे वाटर हो, ठीक है, मूवमेंट करेंगे। तो इसे जो ये ओस्मोसिस है, ओस्मोसिस को एक और नाम से जाना जाता है डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट के नाम से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो भी मूवमेंट होती है किसी भी सब्सटेंस की, उसमें 3 कंडीशन होंगी। उन तीनों कंडीशन को समझते हैं एक एक्टिविटी से। सो ये है व्हाट हैपन व्हेन सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सोल्ट। एक वाटर सॉल्यूशन बनाया जाएगा या तो शुगर का या फिर सोल्ट का। अगर इस सॉल्यूशन में वाटर, या इसमें हम ले लेते हैं शुगर, ठीक है, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, पानी में चीनी को घोल दिया गया है। इस सॉल्यूशन में अगर सेल को डाला जाए तो क्या होगा, ठीक है, 3 कंडीशन होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, बाहर जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन कम हो, तो क्या होगा और इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा। इसी तरह सेकंड कंडीशन क्या होगी, जितना अंदर कंसंट्रेशन है वाटर का उतना ही बाहर हो, तो क्या होगा और इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा। थर्ड कंडीशन होगी, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो और अंदर कंसंट्रेशन कम हो तो क्या होगा, ठीक है, और थर्ड कंडीशन में भी जो सॉल्यूशन होगा उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो तीनों को समझते हैं डेफिनेशंस के साथ। सो टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। जो भी सॉल्यूशन है, जो भी ये वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, इनकी कंसंट्रेशन के
अकॉर्डिंग समझते हैं क्या होगा, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन है उसका नाम क्या होगा। तो फर्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन दी गई है यहां पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल। जो सॉल्यूशन, जो भी वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो, ठीक है, कम हो सेल से। सेल में मतलब क्या कह रहा है, सेल में ज्यादा हो, बाहर कम हो। तो जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, जो भी अंदर पानी है सेल के वो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन एरो जो शो कर रहा है ये क्या कर रहा है, वाटर जो है, पानी जो है वो बाहर जाएगा। और अगर इसमें से पानी बाहर जाएगा सेल में से तो क्या होगा, ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड श्रिंक। ये सेल जो है वो पानी को गवा देगा, ठीक है, पानी ये लूज करेगा और श्रिंक यानी कि सिकुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में जो सॉल्यूशन है उसे कहा जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या है, इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। जितना कंसंट्रेशन वाटर का अंदर है उतना ही बाहर सॉल्यूशन में भी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ड्यू टू दिस सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लूज्ड। सेल जितना वाटर जो है लूज करेगा उतना ही ये गेन करेगा, ठीक है। जितना पानी इसमें से बाहर निकलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उतना ही पानी अंदर भी आ जाएगा। तो सेल का जो साइज है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ना तो ये छोटा होगा सेल ना ही बड़ा होगा। थर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड ऑफ सेल। यानी कि सेल जो कंसंट्रेशन है सेल में, उसमें बाहर वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन यानी कि ज्यादा कंसंट्रेशन से हमेशा कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। तो पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो वो पानी जाएगा अंदर, ठीक है। ये जो येलो एरो शो कर रहा है ये क्या कर रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी अंदर जाएगा। और पानी अंदर जाने के कारण होगा क्या, ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर सेल स्वेल अप एंड मे बी ब्रस्ट। सेल जो है वो सेल पानी सोख लेगा, ठीक है, सेल के अंदर पानी जाएगा, सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा यानी कि सेल फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, और हो सकता है सेल फट भी जाए, ठीक है। सेल बिल्कुल फट सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फट जाएगी, इतना पानी उसके अंदर जा सकता है, ठीक है। अब जो ये तीन कंडीशन हैं किसी भी, ठीक है, जो ये तीन कंडीशन है इनको और अच्छी तरह से एक और फिगर के साथ समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को नए फिगर के साथ और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। सो ये है एक ग्लास टम्बलर, इसमें पानी डाला गया है, ठीक है, और इसमें एक सेल डाल दिया गया है, ठीक है। सेल में आप एक एग ले सकते हैं, एग यानी कि अंडा, ठीक है। जो अंडा होता है वो सिंगल सेल होता है, ठीक है। इसी तरह से ये टम्बलर है, इसमें वाटर और ये सेल, और इसी तरह से ये वो टम्बलर है और इसमें सेल है और ये वाटर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा। जो ये व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं आपको सेल के अंदर, ये वाटर का कंसंट्रेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। ये डॉट्स यहां पर ज्यादा पास पास में है यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाहर जो है सेल के बाहर जो है ये वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वाटर अंदर है वो बाहर आएगा, तब तक बाहर आएगा जब तक कि अंदर और बाहर का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता है, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा क्या होगा, पानी सेल के अंदर जो है वो बाहर आएगा, ठीक है, और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सेकंड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं ये डॉट्स जो हैं ये बिल्कुल जितने अंदर हैं, जितना कंसंट्रेशन इनका अंदर है उतना ही बाहर है। तो जो भी वाटर है वो इसमें से बाहर तो आएगा, जितना बाहर आएगा उतना ही दूसरी साइड से अंदर चला जाएगा। तो जो सेल है उसका साइज बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि बाहर का कंसंट्रेशन, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम है। तो हाई कंसंट्रेशन यानी कि बाहर से अंदर की तरफ, लो कंसंट्रेशन में जो सब्सटेंसेस है वो मूव करेंगे यानी कि वाटर मूव करेगा। तो जो भी वाटर अंदर मूव करेगा उसकी वजह से होगा क्या, सेल जो है वो वाटर गेन करेगा और सेल फूल जाएगा, ठीक है, स्वेल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और हो सकता है सेल जो है वो फट जाए, ठीक है। इतना पानी चला जाए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फट जाए, यहां से सेल बिल्कुल डैमेज हो जाए, ठीक है।
और यहां पर सेल, जो भी हमने ये सेल यूज किया, इसकी जगह पर आप एग, जो कि एक सिंगल सेल होता है, ये ले सकते हैं, या फिर रेसिन्स यानी कि किशमिश वगैरह, इन सब का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर किशमिश को लो कंसंट्रेटेड वाटर में डालेंगे तो जो किशमिश है वो सिकुड़ जाएगी। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका जो साइज है वो सेम रहेगा। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किशमिश को डाला जाएगा तो वो फूल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा इस चैप्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही रिलेटेड सेल वॉल। ठीक है, सो सेल वॉल क्या होता है, कहां पर पाया जाता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं और उसके बाद फिगर से समझेंगे। ठीक है, सो सेल वॉल क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। पीछे बताया गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है वो आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की। ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट सेल होते हैं उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर की ओर जो कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स की होती है। ठीक है, इट इज अब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में या फिर ह्यूमन सेल्स में ये नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ये रिजिड यानी कि कठोर होता है, स्ट्रॉन्ग यानी कि काफी मजबूत, और पोरस यानी कि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और ये जो लिविंग, जो भी ये सेल वॉल है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डेड स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोसिस। जो सेल वॉल है ये किससे बना होता है? सेलुलोसिस से बना होता है। ठीक है, ये काफी बार क्वेश्चन आया है कि सेल वॉल किससे बना होता है और कहां पर प्रेजेंट होता है। तो सेलुलोसिस से बना होता है और प्लांट सेल में ही ये होता है सेल वॉल। ठीक है, लास्ट है, सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर जॉइंड बाय अ लेयर लैमेली। ठीक है, कोई भी दो सेल वॉल हैं, अगर किसी भी दो सेल्स के सेल वॉल जो हैं वो एक चीज से जुड़े होते हैं, लेयर से, उसका नाम है लैमेली। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट्स को फिगर की मदद से समझते हैं। ठीक है, सो यहां पर आप देख सकते हैं, एक ये सेल है, प्लांट सेल है ये। ठीक है, एक ये प्लांट सेल है, एक ये प्लांट सेल है, इसी तरह से एक ये प्लांट सेल है। तीन प्लांट सेल आपस में जुड़े हुए हैं। आप यहां पर देखेंगे कि ये एक येलो सी लेयर है। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूं व्हाइट, ये यहां पर येलो सी एक लेयर है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आपको दिख रहा होगा एक ब्राउन लेयर है और एक ग्रीन लेयर है। जो ये ब्राउन और ग्रीन, ये दोनों लेयर हैं, ये सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल जो है ये डबल कवरिंग होती है। ठीक है, डबल कवरिंग होती है। ये प्राइमरी होता है, सॉरी, ये ग्रीन जो है ये प्राइमरी होता है और ये ब्राउन जो है ये सेकेंडरी वॉल होती है। ठीक है, इन दोनों से मिलके बनती है सेल वॉल। ठीक है, यानी कि ये ब्राउन और ग्रीन जो है ये क्या है? सेल वॉल है, और ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होती है। ठीक है, और लैमेली क्या होता है? लैमेली देखो, ये सेल और ये सेल, इन तीनों सेल के बीच में क्या है? सेल वॉल से आप यहां पर देखेंगे ये ऑरेंज सा एक सब्सटेंस दिख रहा है। ठीक है, ऑरेंज सा यहां पर एक मटेरियल दिख रहा है ऑरेंज कलर का। जो सभी सेल वॉल, इस सेल की जो वॉल है और इस सेल की वॉल है, इसके बीच में ये ऑरेंज सा मटेरियल है, जिससे दोनों सेल वॉल्स आपस में जुड़े हुए हैं, उसे ही कहा जाता है लैमेली। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये सेल वॉल और ये सेल वॉल यहां पर ऑरेंज से सब्सटेंस से जुड़ी हुई है, तो ये ही है लैमेली। ये तो हो गया सेल वॉल क्या है और कहां पर पाई जाती है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। जो भी सेल वॉल है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या काम होते हैं सेल में। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट है, इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल। जो भी प्लांट सेल होता है उसको ये एक डेफिनेट, एक निश्चित आकार प्रोवाइड करती है। ठीक है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है किसी भी प्लांट सेल को। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। ये किसी भी प्लांट सेल को स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, मजबूती किस तरह से प्रदान करती है इसे समझ लेते हैं। अगर किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है। अगर किसी एनिमल सेल को डाला जाएगा तो जो वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा और सेल वो है स्वेल अप हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा और फट भी जाएगा। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। अगर प्लांट सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा, वाटर अंदर तो जाएगा लेकिन सेल जो है वो ब्रस्ट यानी कि ब्लास्ट, फटेगा नहीं, क्योंकि जो सेल वॉल है उसे, ये सेल वॉल जो है ये उसे बचाती है फटने से। ठीक है, क्योंकि ये काफी मजबूत होती है और डेड सेल्स, मतलब डेड होती है ये, इसलिए ये फूलने नहीं देती है सेल्स को। ठीक है, नेक्स्ट है,
इट इज परमिएबल एंड अलो, ये अलो 2 बार आ गया है, ठीक है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। इट इज परमिएबल एंड अलो सब्सटेंसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही परमिएबल होती है, जो सब्सटेंसेज को अलग अलग डिफरेंट साइजेस के सब्सटेंसेज को सेल वॉल के अंदर यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर आने देती है। जैसे गैसेस को ये अंदर बाहर जाने देती है, इसी तरह से वाटर को ये अंदर बाहर जाने देती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसमें, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये पीछे भी बता दिया गया है, पीछे भी इंक्लूड किया था हमने कि जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेल, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कहां पर होता है, यहां पर आप देख सकते हैं प्लांट सेल, ठीक है, ये ओनियन पील का जो प्लांट सेल की जो स्लाइड बनाई थी वो, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हैं इनमें सभी सेल्स में एक डार्क डॉट दिख रहा है, बीच में एक बिंदु दिख रहा है बीच में, वही है न्यूक्लियस, ठीक है। ये तो हो गया प्लांट्स में। इसी तरह से ये एनिमल सेल है, इसमें बीच में ये डार्क ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, जो ये है न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि ये सभी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है पेपर में, हेडक्वार्टर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को कहा जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस कब विजिबल होता है, जब स्लाइड में हम सैफरनीन या फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालें, तभी हमें न्यूक्लियस दिखाई देगा। अगर हम उसे स्टेन, जो भी हमने स्लाइड बनाई है प्लांट सेल या एनिमल सेल की, अगर हम उसे स्टेन नहीं करेंगे यानी कि उसमें कोई कलर ऐड नहीं करेंगे, तो हमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सो जब भी स्लाइड बनाई जाती है उसमें सैफरनीन और आयोडीन इसीलिए डाला जाता है ताकि जो सेल है वो हमें क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। सो न्यूक्लियस क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इन सब चीजों को समझते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द सेलुलर एक्टिविटीज, जो भी सेल में एक्टिविटीज होती हैं, जो भी काम होते हैं सेल्स में, उन सबको ये आगे बढ़ाता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इन यूकारियोटिक सेल्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट व्हाइल इन प्रोकारियोटिक सेल्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, यूकारियोटिक सेल्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या है, यूकारियोटिक सेल्स जो होते हैं इनमें एक वेल डिफाइंड यानी कि एक न्यूक्लियस, बिल्कुल अच्छा खासा न्यूक्लियस हमें विजिबली दिखाई देता है। लेकिन जो प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे, प्रोकारियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इसमें जो न्यूक्लियस है वो क्लियरली प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड यानी कि बिल्कुल अच्छा खासा, जो स्पष्ट दिखाई दे। यूकारियोटिक सेल्स में बिल्कुल स्पष्ट न्यूक्लियस दिखाई देता है, लेकिन प्रोकारियोटिक सेल्स में स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इट हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल, जो सेल है इसकी बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह से जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस, चाहे वो प्लांट सेल का हो चाहे एनिमल सेल का हो, तो इस न्यूक्लियस की आउटर डबल लेयर कवरिंग होती है, ठीक है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह से न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये डबल लेयर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि बाहर की एक झिल्ली, ठीक है। यहां पर एक डबल लेयर झिल्ली होती है जो भी न्यूक्लियस है उसकी। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली होती है डबल लेयर वाली। तो जो भी ये झिल्ली होती है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, पोर्स यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, जो व्यवस्थित करते हैं किसी भी तरह की जो भी मटेरियल्स होते हैं उनके मूवमेंट की, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम की बिल्कुल कुछ इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, बाहर से सेल के अंदर क्या जाएगा, बाहर क्या जाएगा, इन सब चीजों को रेगुलेट करता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में क्या जाएगा, इन सब चीजों को रेगुलेट करता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमें, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन मटेरियल। जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता चुका हूं, जो सेल न्यूक्लियस होता है उसकी आउटर डबल लेयर जो कवरिंग होती है उसके अंदर की तरफ, यानी कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ये तीन चीजें पाई जाती हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल का है चाहे एनिमल सेल का है। अब ये तीनों चीज होती क्या है, न्यूक्लियस तो होता है इसमें एक लिक्विड टाइप, क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। तो इस नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है वो क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में ही है।
सो क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये किन चीजों से बना होता है? डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म होगी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कई बार पूछ ली जाती है 1 नंबर में, तो इसे याद कर लें। जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है इसका स्ट्रक्चर जो है वो थ्रेड होता है, ठीक है, धागा समझते हैं, थ्रेड जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किस तरह के होते हैं? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रोड समझते हैं, जैसे लोहे की रोड होती है या प्लास्टिक की रोड होती हैं, उसी तरह का क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है। और ये क्रोमोसोम्स जो है ये क्रोमेटिन मटेरियल से ही बने होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फ्यूचर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। आपने सुना होगा डीएनए टेस्ट के बारे में, ठीक है, कई बार सुना होगा, कुछ भी मूवीज वगैरह जो होती हैं उनमें सुना होगा डीएनए टेस्ट। सो डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल में होता है और क्रोमेटिन मटेरियल से बने होते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स जो है वो इनहेरिटेंस फीचर्स जो हैं एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स जो हैं वो किस किस टाइप्स के होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, और ये देखेंगे हम किस बेसिस पर? ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, किस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। सो टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकार्योटिक सेल्स और यूकार्योटिक सेल्स। सो ये प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल्स हम न्यूक्लियस के कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था। सो यहां पर क्लियर कर लेते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स। प्रोकार्योटिक सेल्स में हमें दिया है वेरी माइन्यूट इन साइज। जो भी प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं इनका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, माइन्यूट यानी कि बहुत छोटा होता है। आगे है न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है, कोई भी ये सेल है इसमें अगर जो न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है इसके बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, जो झिल्ली होती है डबल लेयर वाली वो नहीं होती है। मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, और इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकार्योटिक सेल्स में, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स का, तो हो जाएगा एग्जाम्पल में बैक्टीरिया। सेकंड टाइप ऑफ सेल यूकार्योटिक सेल्स। यूकार्योटिक सेल्स क्या होते हैं? लार्ज इन साइज। प्रोकार्योटिक सेल्स जो है वो छोटे साइज में होते हैं, लेकिन यूकार्योटिक सेल्स का जो साइज होता है वो लार्ज यानी कि बड़ा होता है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो यूकार्योटिक सेल्स हैं इनका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मोर देन 1 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसमें यूकार्योटिक सेल्स में, तो एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, ह्यूमन, एनिमल और प्लांट। इन सभी अमीबा, ह्यूमन सेल, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स, ये सभी यूकार्योटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने के बाद अब देखते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ सेल जो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने बताया था कि ये जेली टाइप लिक्विड होता है, ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में जेली टाइप नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है। सो साइटोप्लाज्म कहां पर प्रेजेंट होता है? ये दोनों सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी। ये आपको एक सेल दिखाई दे रहा है प्लांट सेल में, ठीक है, ये ओनियन पील का जो हमने बनाई थी स्लाइड उसका, ठीक है। सो ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है, ठीक है, ब्लू ब्लू से कलर की जो खाली जगह दिखाई दे रही है, यहां पर होता है लिक्विड जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसी तरह से जो एनिमल सेल होता है उसमें भी ये खाली जगह जो दिखाई दे रही है ये होता है साइटोप्लाज्म, कि ये लिक्विड होता है एक तरह से, ठीक है। सो देख लेते हैं इसके बारे में। द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो लिक्विड पार्ट होता है सेल का जिसमें अलग अलग ऑर्गेनल्स फ्लोट यानी कि तैर रहे होते हैं उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। जैसे हमारी बॉडी होती है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया। इसी तरह से सेल्स के, ठीक है, मतलब जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है वो हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए। इसी तरह सेल में भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो सेल को मेंटेन रखने के लिए काम करते हैं, ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है ऑर्गेनल्स।
और ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और ये कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, इनका काम क्या क्या है, ये नेक्स्ट पेजेस पर, हम आने वाले पेजेस पर पढ़ेंगे। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट इज साइटोसोल, पहला जो पार्ट है उसे कहेंगे हम साइटोसोल, और दूसरा पार्ट जो है उसे कहेंगे हम सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा जाएगा, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स। सो साइटोसोल क्या होता है? द एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोसोल जो है ये एक्वस कंपोनेंट होता है। एक्वस यानी कि पानी। ठीक है, एक्वस का मतलब होता है वाटर। सो पानी वाला जो कंपोनेंट होता है उसे कहा जाता है साइटोसोल। और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैं बता चुका हूं, फिर डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी। These are the internal organ of the cell responsible for carrying out specific job to keep the cell alive. ये सेल के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जो सेल के अलग अलग स्पेसिफिक जॉब्स, यानी कि अलग अलग जो ऑर्गेनल्स है उनका अलग अलग स्पेसिफिक वर्क है उनका। ठीक है, जो सेल को जिंदा रहने के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्क्स करते हैं उन्हीं को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स, और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब है आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, इसे अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। अगर आपको इसका आंसर आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में इसका आंसर दे। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। वाई वायरसेस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर इन लिविंग बॉडी। जो वायरसेस होते हैं वो तब तक लाइफ के कैरेक्टर शो क्यों नहीं करते हैं, तब तक कि वो लिविंग बॉडी में एंटर ना कर जाए। ठीक है, चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, जैसे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लीवर हो गया, किडनीज हो गई, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, इसी तरह सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के लिए स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग काम जो है सेल के वो किए जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा। सो इसके बारे में दिया है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, लिविंग होते हैं ये, डेफिनेट शेप यानी कि एक निश्चित शेप होती है, स्ट्रक्चर एक अच्छा खासा ढांचा होता है, और इनका एक निश्चित काम होता है। ठीक है, सबका अलग अलग काम होता है, स्पेसिफिक होता है। और ये सारे किसके अंदर होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं सभी ऑर्गेनल्स। बात की जाए टोटल कितने ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ये आई थिंक 10 के आसपास ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, लेकिन हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे सिर्फ 6 के बारे में। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में 6 ही दिए गए हैं। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ER। ठीक है, ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड है गोल्जी एपरेटस, इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। थर्ड है लाइसोसोम्स, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ है प्लास्टिड्स, और सिक्स्थ है वैक्यूल्स। टोटल 6 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्ड आता है इसमें, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन आता है, तो इन सभी को पढ़ने के बाद देखेंगे राइबोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इनको एक एक करके पढ़ने से पहले जो भी प्लांट सेल है और जो भी एनिमल सेल है उनमें ये सभी ऑर्गेनल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो भी ऑर्गेनल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं कहां कहां पर पाए जाते हैं। जब किसी प्लांट सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसा ये फिगर हमें सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें सबसे बाहर की तरफ जो है ये है सेल वॉल, इसके अंदर की तरफ जो है ये है, अंदर ग्रीन वाली ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियस, और इसके पास में जो ये स्मॉल छोटा सा डॉट है इसे कहा जाता है लाइसोसोम्स। इसके पास में ये जो पैरेलल सी लाइंस हैं, ठीक है, ये जो पैरेलल सी लाइन है ये है गोल्जी एपरेटस। उसके बाद ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ग्रीन कलर का ये है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लास्टिड का टाइप है। ठीक है, यहां पर भी है ये क्लोरोप्लास्ट, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां पर भी है। ठीक है, आगे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये न्यूक्लियस है इसके इस तरफ में भी, इस तरफ में भी, इस तरफ में भी और इस तरफ में भी ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है आपको एक जाल सा, ठीक है, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर कहें ER। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज से कलर का, ये है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इसे माइटोकॉन्ड्रियन भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो ये सभी ऑर्गेनल्स हैं जिस चीज में भी ये हैं उसे कहा जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसके बारे में हम पीछे वाले पेज पर ही पढ़ा था। एक और चीज बच जाती है इसमें, राइबोसोम्स।
राइबोसोम्स जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहां पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है राइबोसोम्स, ठीक है। सो ये इस साइड में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर छोटे छोटे ये डॉट्स चिपके हुए हैं, ठीक है, जिसको आगे जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर देखेंगे आगे आने वाले पेजेस पर, उसमें आपको राइबोसोम्स बिल्कुल साफ दिखाई देंगे, ठीक है। ये हो गया प्लांट सेल के सभी कंपोनेंट और ऑर्गेनल्स के बारे में। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसे ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें सबसे आउटर लेयर जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल के अंदर ये जो पैरेलल लाइंस ये आपको दिखाई दे रही हैं ब्राउन कलर में, ये है गोल एपरेटस। आगे है राइबोसोम्स, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको आगे पहले और पढ़ने के बाद राइबोसोम्स को लास्ट में देखेंगे। जो ये सेंटर में आपको वॉयलेट कलर का दिखाई दे रहा है बड़ा सा सर्किल, ये है न्यूक्लियस। ये ब्राउन कलर जो दिखाई दे रहा है गोल सा आपको, ये है लाइसोसोम्स। उसके अलावा ये जो आपको एक ट्यूब सी दिखाई दे रही है, ठीक है, सर्कुलर रोड टाइप दिखाई दे रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर भी है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके बाद जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस तरफ में भी, इस तरफ में भी इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इस साइड में भी और इस साइड में भी, इसे कहा जाता है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्लांट सेल में भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है। और जिस लिक्विड में ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं या फिर कंपोनेंट हैं उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक कंपोनेंट हमने छोड़ दिया था राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी बिल्कुल जैसे प्लांट सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके ऊपर आप देखेंगे ध्यान से तो छोटे छोटे गोल गोल डॉट्स दिखाई देंगे आपको, ठीक है। इस तरह के डॉट्स लगे होते हैं इस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जैसे मैंने यहां पर अभी बनाए हैं इस पे, ठीक है। ये जो डॉट्स होते हैं इन्हीं को कहा जाता है राइबोसोम्स, ठीक है। अब स्टडी करते हैं एक एक करके सभी ऑर्गेनल्स के बारे में। शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। दीज आर प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेम्ब्रेन्स का, ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क होता है। जो भी मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली जो है उनका एक जाल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये पाया जाता है यूकारियोटिक सेल्स में। यूकारियोटिक सेल्स यानी कि जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उनमें ये पाया जाता है। आगे है ER इज ऑफ टू टाइप्स। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, पीछे वाले पेज पर बता चुका हूं, SER और RER, ठीक है। फर्स्ट टाइप ये और सेकंड टाइप ये। SER का मतलब क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और इसी तरह से RER का मतलब होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब SER और RER इन दोनों रेटिकुलम्स में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन है, ये दोनों चीजें यहां पर लिखी गई हैं। SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबल्स। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, स्टीरियोड, लिपिड्स, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये ट्यूब्यूल्स से बना होता है। ट्यूबल्स क्या होते हैं? बिल्कुल पतली पतली नलियां, ठीक है, जैसे पाइप होती है इसी तरह से ट्यूबल्स होती हैं, लेकिन ये बहुत इनमें मतलब बहुत कम स्पेस होता है अंदर की तरफ, ठीक है। ये हेल्प करता है किस किस चीज के मैन्युफैक्चर यानी कि बनाने में, फैट मॉलिक्यूल्स के बनाने में, स्टीरॉइड्स के बनाने में और लिपिड्स के बनाने में SER हेल्प करता है। और SER में राइबोसोम्स जो है ये एब्सेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं ये हम चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। राइबोसोम्स जो है ये चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। वैसे बता देता हूं, राइबोसोम्स जो है वो वहां पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। जो भी सेल को प्रोटीन चाहिए होता है वो सभी प्रोटीन जो है वो राइबोसोम्स में ही बनता है, ठीक है, मेन फंक्शन होता है इसका ये। अब आते हैं RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। इसमें दिया है इट इज मेड अप ऑफ वेसल्स, हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड कंटेन राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये वेसल से बना होता है। ये इसका मतलब ये हेल्प करता है प्रोटीन के मैन्युफैक्चर में, ठीक है, प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करता है। और इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है,
जो भी ये RER है इसके सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स कहां पर होते हैं? RER के सरफेस पर यानी कि सतह पर। ठीक है, अब है फंक्शंस ऑफ ER के फंक्शंस यानी कि कार्य। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कार्य करता है सेल में। सो फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सबसे पहला और मुख्य काम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? ये कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में या फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पहुंचाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है किसी भी तरह के मटेरियल या सब्सटेंस को। सेकंड है, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं। बायोकेमिकल एक्टिविटीज यानी कि केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होते हैं। आगे है, इट हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ फैट, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या चीजें बनती हैं या क्या क्या चीजें इससे मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या क्या चीजें उत्पन्न होती हैं? फैट्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, और ये सारी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनती हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें, इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि जो भी पॉइजनस प्रोडक्ट्स होते हैं, पॉइजनस प्रोडक्ट यानी कि जो सेल को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो सेल को डैमेज कर सकते हैं, उनका ये डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, यानी कि उन्हें सिंपल प्रोटीन्स में चेंज कर देता है, सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है। जो भी जहरीले तत्व होते हैं सेल के अंदर उनको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है। ठीक है, आगे 2-3 लाइन्स और दी गई हैं, इनको भी समझ लेते हैं। Some of the protein and lipids help in building cell membrane and this process is known as membrane biogenesis. जो भी ER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन्स या लिपिड्स बनते हैं उनकी मदद से जो है मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है, वो बनती है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो मजबूत रहती है किसकी वजह से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। आगे है, प्रोटीन आल्सो सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम दिया गया है यहां पर, ये क्या करता है? प्रोटीन को भेजता है अलग अलग जगह पर, सेल में अलग अलग जगह पर जहां जितनी जरूरत होती है। ठीक है, और ये सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकेला नहीं करता है, ये हेल्प लेता है गोल्जी एपरेटस की, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेल का सेकंड ऑर्गेनल है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और ये नाम इनकी खोज करने वाले कैमिलियो गोल्जी के नाम पर ही पड़ा है। ठीक है, सो गोल्जी एपरेटस क्या होता है? इट इज ए सिस्टम ऑफ ट्यूबल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। ये एक सिस्टम होता है ट्यूबल्स और मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स। ठीक है, ये किन दो चीजों से बना है? एक तो ट्यूबल से और एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स से। और ये एक दूसरे से, जो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स हैं, ये एक दूसरे से लगभग पैरेलल होती हैं। ठीक है, जिन्हें सिस्टर्न्स कहा जाता है। ठीक है, ये हम डायग्राम में समझेंगे सिस्टर्न्स क्या हैं, ये ट्यूबल्स या मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स क्या हैं। देख लेते हैं इसके फंक्शंस। जो गोल्जी एपरेटस है इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें, लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन ER आर पैक्ड एट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो भी लिपिड्स और प्रोटीन्स बनता है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो भी लिपिड्स या प्रोटीन बने हैं उनको पैक करने का काम करता है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ये कोई भी मटेरियल हो उसको सेल के बाहर भेजने वाले को बाहर भेजता है और सेल के अंदर कहीं पे जरूरत है किसी मटेरियल की तो उसके पास भेजता है। यानी कि इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, किसी भी मटेरियल को जरूरत के हिसाब से ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन सेल के बाहर जरूरत है तो ये सेल के बाहर भेज देगा और सेल के अंदर कहीं पर भी जरूरत है तो सेल के अंदर भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेलाe। हमने प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, दो प्लांट सेल की सेल वॉल जो जुड़ी होती है वो किससे जुड़ी होती है? लैमेलाe से। ये हमने पढ़ा था। तो मिडल लैमेलाe जो बनती है वो इसी गोल्जी एपरेटस की वजह से ही बनती है। ठीक है, ये गोल्जी एपरेटस मदद करता है मिडल लैमेलाe को बनाने में। ठीक है,
अब जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी एपरेटस हैं, ये किस तरह से काम करते हैं डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। डायग्राम से समझते हैं जो ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो गोल्जी एपरेटस है वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी भी सेल की, उसमें ये न्यूक्लियस है जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ में ही जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको शेप दिख रही है, मैंने पीछे बनाया था कुछ इसी तरह की शेप। ठीक है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर ये जो येलो डॉट्स हैं, ये जो येलो डॉट्स आपको चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राइबोसोम्स। ठीक है, अब इसे देखते हैं। ये है गोल्जी एपरेटस। पीछे बताया गया था कि इसमें वेसिल्स होती हैं। वेसिल्स क्या है, ये जो पैरेलल सी आपको लाइन दिख रही है ये है वेसिल्स। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट बनाती हैं जिसे कहा जाता है सिस्टर्न्स। ठीक है, ये आपको एक दिख रही है, एक अरेंजमेंट जो दिख रही है आपको, इसे कहा जाएगा सिस्टर्न्स। और बताया गया था कि ये ट्यूबोल्स जो होते हैं ये गोल गोल, ठीक है, गोल गोल ट्यूबोल्स होते हैं जो कि गोल्जी एपरेटस में लगातार बनते रहते हैं। आप यहां पर देखेंगे ये गोल गोल स्ट्रक्चर सा यहां पर दिखाई दे रहा है, इन्हें कहा जाएगा, ये धीरे धीरे इससे अलग हो जाएंगे और बन जाएंगे ट्यूबोल्स। ठीक है, ये भी गोल्जी एपरेटस का ही एक पार्ट है। अब बात करते हैं प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपरेटस में भेजता है और गोल्जी एपरेटस सेल के बाहर या अंदर किस तरह से भेजता है। प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स में। ठीक है, ये जो येलो डॉट्स हैं प्रोटीन इनमें बनता है। ये प्रोटीन जो बना है ये अंदर भेजेगा। ठीक है, राइबोसोम्स जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेज देगा यहां पर। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बॉल्स सी बना देगा इस तरह की। ये प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन या फिर लिपिड्स। प्रोटीन जो है ये प्रोटीन गोल्जी एपरेटस की तरफ भेजेगा। गोल्जी एपरेटस में ये प्रोटीन जाने के बाद पैक होगा। ठीक है, जैसे कोई गिफ्ट पैक होता है बिल्कुल उसी तरह से गोल्जी एपरेटस में जाके प्रोटीन जो है वो पैक हो जाएगा। और पैक होने के बाद क्या किया जाएगा प्रोटीन का, जैसे यहां पर कोई सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए ये कोई सेल ऑर्गेनल है, इसे प्रोटीन की जरूरत है। तो जो सेल में गोल्जी एपरेटस में जो प्रोटीन पैक हुआ है, ये प्रोटीन जो है गोल्जी एपरेटस प्रोटीन को इस ऑर्गेनल में भेज देगा। ठीक है, और कुछ ऐसा प्रोटीन जो सेल को जरूरत नहीं है, ठीक है, या फिर मिडल लैमेलाई बनाने के लिए ऐसा प्रोटीन जो मिडल लैमेलाई बनाने, जिससे मिडल लैमेलाई बनता है, तो गोल्जी एपरेटस उसको सेल के बाहर भेज देगा। ठीक है, कुछ प्रोटीन ये सेल के बाहर भेज देता है और कुछ सेल के अंदर वाले जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उन तक भेजता है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ये था कुल फंक्शनिंग जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी एपरेटस की। ठीक है, सेल का थर्ड ऑर्गेनल होता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देख लेते हैं। These are tiny like granules containing digestive enzymes। ये बिल्कुल छोटे से ग्रेन्यूल्स यानी कि दाने जैसे होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यानी कि पाचन, जो ऐसे एंजाइम्स जो किसी भी चीज को पचा लें। ठीक है, आगे है these are bounded by a single membrane। और इनके चारों तरफ जो भी लाइसोसोम्स होते हैं इनके चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है यानी कि झिल्ली होती है। ठीक है, और इनका आकार कैसा होता है, ये किस तरह के होते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह के एक छोटे से दाने। ठीक है, एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है इनका, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। आगे है फंक्शंस, जो भी लाइसोसोम्स हैं इनके कार्य क्या क्या होते हैं, तो इसमें फर्स्ट दिया है द मेन फंक्शन इज डाइजेशन। लाइसोसोम्स का मुख्य काम क्या होता है, डाइजेस्ट करना, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करना। ठीक है, क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये किसी भी चीज को आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेकंड है दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अगर सेल के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा थिंग है, ये एक तरह से क्या है, वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि सेल का जो भी वेस्ट मटेरियल है उनसे बना होता है लाइसोसोम्स। ठीक है, जैसे गार्बेज हाउस जैसे होता है बिल्कुल उसी तरह का काम करता है ये। ठीक है, लास्ट है हेल्प इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल्स। कोई भी फॉरेन यानी कि सेल के बाहर से आए हुए मटेरियल जो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या सेल के अंदर प्रेजेंट जो मटेरियल हैं जो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सभी को ये डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, उनका डाइजेशन कर लेता है। ये किस तरह से काम करता है ये समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये सेल है। ठीक है, ये एक सेल है, इसमें ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। मान लीजिए ये लाइसोसोम्स है। ठीक है, एक और मैंने यहां पर सर्कल बनाया है, ये हो गया लाइसोसोम। अब सेल के बाहर से कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आया जो कि सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, ये स्क्वायर टाइप। ठीक है, ये सेल के अंदर आया, ये
इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन फटने से पहले क्या होगा, जो ये लाइसोसोम्स है इसके पास आएगा, ठीक है, और इसके अंदर इसको अपनी ओर खींच लेगा, इसको अपने अंदर खींच लेगा और इसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब जो टोटल आउटपुट मिलेगा हमें वो क्या होगा, ये बिल्कुल इसे पचा लेगा, ठीक है, नष्ट कर देगा, बिल्कुल ही खत्म कर देगा और ये गायब हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या यहां पर, अकेला फिर से लाइसोसोम्स। समझ गए। अब लाइसोसोम्स जो है उसे एक और नाम से जाना जाता है, लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइड बैग्स। ये क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है मुझे। सो क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है, कमेंट बॉक्स सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पार्ट 2 में इंक्लूड किए गए हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद सेकंड पार्ट को भी जरूर देखें, ठीक है। सेल का फोर्थ ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कहां पर होता है, ये समझते हैं। सो इसमें है, इट इज ए रोड शेप स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, इट इज ओनली प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो शेप होती है वो होती है रोड की तरह, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और कौन से सेल्स में, सिर्फ यूकारियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकारियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। आगे है, इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफाइड प्रोटीन्स एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर्स कॉल्ड क्रिस्टी। इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है, एक तो बाहर वाली मेम्ब्रेन जो प्रोटीन से बनी होती है और एक अंदर वाली मेम्ब्रेन जो फोल्ड होती है, ठीक है। और फोल्ड होके ये क्या बनाती है, चैम्बर्स, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसे भी ध्यान से देखें। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो रेड रेड कलर की दिख रही है ये है आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो ये आपको वॉयलेट दिख रहा है, अंदर जो वॉयलेट सब्सटेंस दिख रहा है, ठीक है, इसके बाहर जो व्हाइट व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट व्हाइट एक लेयर सी दिख रही है, ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन बनी है प्रोटीन से और इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्ड है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये फोल्ड है। फोल्ड होके ये क्या बना रही है, क्रिस्टी, ठीक है, चैम्बर्स, ठीक है, ये एक चैम्बर हो गया, ये एक चैम्बर हो गया, तो ये बना रही है क्रिस्टी, चैम्बर्स बना रही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें खुद का डीएनए भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। यहां पर आपको ये दिख रहा है बिल्कुल इस तरह से, ये है डीएनए, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। और जो ये येलो डॉट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें भी देखते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया का नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और स्टोरेज बैटरी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको दो और नामों से जाना जाता है, उसमें है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, और स्टोरेज बैटरी। ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के ही नाम हैं, ठीक है। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कार्य होते हैं। इसमें फर्स्ट है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका मेन जो काम है वो क्या करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करना और एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। किस फॉर्म में स्टोर करता है ये एनर्जी को, एटीपी। एटीपी यानी कि एंडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी एंडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट के फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया अकेला ऐसा ऑर्गेनल है सेल में जो खुद के लिए अपने आप ही प्रोटीन बना सकता है, इसे और किसी चीज पर डिपेंड, और किसी ऑर्गेनल पर प्रोटीन के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ठीक है, क्योंकि इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स ही बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। सेल का फिफ्थ ऑर्गेनल है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, इसमें दिया गया है हमें, दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, इट हैव देयर ओन डीएनए। जो प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं, यानी कि एनिमल सेल्स में ये नहीं होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल्स में। और इनका खुद का डीएनए होता है, ठीक है, खुद का डीएनए प्लास्टिड्स का भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का भी होता है। प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। इसमें सबसे पहला टाइप है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, सेकंड टाइप है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड टाइप है क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्या होते हैं,
ये किस तरह का होता है, ल्यूकोप्लास्ट किस तरह का होता है, कलर व्हाइट फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स। जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका कलर व्हाइट होता है और ये सेल के अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि सेल के कहीं बीच में पाया जाता है। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है इसका कलर रेड या ब्राउन कलर का होता है। ये जो है जो भी सेल है उसकी लेयर पर पाया जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये इसका कलर ग्रीन होता है और फाउंड इन एरियल पार्ट्स। ये एरियल यानी कि ऊपर वाले हिस्सों में पाया जाता है। ये दोनों क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों ये एरियल पार्ट्स में ही पाए जाते हैं किसी भी प्लांट सेल के, ठीक है। अब देखते हैं प्लास्टिड के फंक्शंस यानी कि क्या क्या कार्य होते हैं प्लास्टिड्स के। सो प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं। तीनों टाइप्स के जो प्लास्टिड्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि सेल के लिए खाना बनाते हैं, ठीक है। खाना बनाने में इनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब आप समझते ही होंगे, जो प्लांट्स हैं वो अपने लिए खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। जो प्लास्टिड का एक टाइप है ल्यूकोप्लास्ट, उसका काम क्या होता है, इट इज स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन एंड ग्रेन्यूल्स। ये क्या करता है, स्टोर करता है। इसका मेन काम क्या होता है, स्टोरेज का। किसी भी मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे कि स्टार्च को स्टोर करना हो गया, ऑयल्स को स्टोर करना होगा, या फिर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स यानी कि प्रोटीन के दाने छोटे छोटे, उनको स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये हो गए प्लास्टिड्स के कार्य। सेल का 6th ऑर्गेनल है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, These are membrane bound region in the cytoplasm containing water, amino acid, sugar, various organic acid and some proteins. वैक्यूल्स जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड रीजन होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है यानी कि मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में होता है और इसके अंदर क्या क्या होता है, वैक्यूल्स के अंदर वाटर यानी कि पानी, एमिनो एसिड, शुगर यानी कि चीनी या फिर कहीं स्टार्च होता है, ठीक है। वेरियस ऑर्गेनिक, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी इसके अंदर होते हैं। आगे है वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल में इनका साइज बहुत छोटा, स्मॉल यानी कि छोटा होता है। अगर बात की जाए प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में बहुत बड़े, वेरी लार्ज वैक्यूल्स, बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। आगे है इन सिंगल सेल्ड लाइक अमीबा वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम। अगर कोई सिंगल सेल है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, या फिर और भी जो सिंगल सेल हैं, उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वहां पर फूड आइटम होता है, ठीक है। वहां पर ये सारी चीजें वाटर, अमीनो एसिड वगैरह नहीं होती, वहां पर क्या होता है, फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स के कार्य देखते हैं, फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तो इसमें दिया गया है स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, जो भी स्टोरेज, ठीक है, मटेरियल्स हैं उनको स्टोर करना। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है वाटर, एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक या फिर प्रोटीन, और यहां पर सिंगल सेल में फूड आइटम्स, इन सभी को स्टोर करना मुख्य काम होता है वैक्यूल्स का। इसके अलावा आगे दिया गया है इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस ऑफ वाटर। अगर किसी सेल में पानी एक्सेस है, ठीक है, पानी ज्यादा है, तो उसको भी स्टोर करना इसी का काम होता है वैक्यूल्स का, ठीक है। एक्सेस वाटर यानी कि अगर सेल में ज्यादा पानी हो जाए तो वो एक्सपेल, निकल के वो वैक्यूल्स में चला जाता है, ठीक है। वैक्यूल्स उसे अपने अंदर आने देता है और सेल को बिल्कुल मेंटेन रखने की कोशिश करता है, ठीक है। सेल के सभी 6 ऑर्गेनल्स पढ़ने के बाद हमने इनमें एक चीज नोटिस की कि एक वर्ड आता है राइबोसोम्स, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आया था, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आया था। ये क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। सो यहां पर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में हमें दिया है, इट इज ए माइन्यूट पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए। ये एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि आरएनए से बना होता है, ठीक है। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, 1 मार्क्स में आती है। जो राइबोसोम्स है वो आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, ठीक है। राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स मेन जगह होती है प्रोटीन बनने की, ठीक है। जो भी सेल है, सेल को जितने भी प्रोटीन की जरूरत होती है वो लगभग सारा प्रोटीन राइबोसोम्स में ही बनता है, ठीक है। एंड ऑल्सो द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं, चिपके होते हैं, ठीक है। और जो भी इनमें प्रोटीन बनता है ये उसको ट्रांसफर कर देते हैं यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर देता है उसको
गोल्जी एपरेटस को ट्रांसफर, जो भी प्रोटीन है उसको गोल्जी एपरेटस को, और गोल्जी एपरेटस उसे पैक करके, प्रोटीन को पैक करके सेल के बाहर जरूरत होती है तो सेल के बाहर और सेल के अंदर किसी भी ऑर्गेनल को जरूरत है प्रोटीन की, वहां पर वो भेजने का काम करता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि सेल जो है वो किस तरह से कार्य करता है। चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट। उम्मीद करूंगा आपको चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट रह जाता है जो समझ में नहीं आया है तो उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कीजिए, और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 9 के सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पर सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। इसके अलावा पार्ट 2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन और नोट्स, इन तीनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है।